आज फ्रैंकली स्पीकिंग पर हमारे साथ एक खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड व्हाट शुड आई से। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आल्सो। नमस्कार नड्डा जी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग। इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बस कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा यह सिर्फ विपक्ष को उलझाने के लिए नारा दिया गया था, ताकि पहले 3-4 फेज में वो इसी में उलझे रहे। तो अब ये नारा क्या रोल बैक हो रहा है? नहीं, ये नारा वास्तविकता है और हम इस समय 5वें चरण के बाद 310 का पार कर चुके हैं। 6ठे और 7वें चरण में हम 370 तक पहुंचने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 लाएगी और एनडीए को मिलाकर के हम 400 पार करेंगे। हम उस लक्ष्य को लेकर के चले हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी मेहनत की, हर एक जगह देश में वो इस चुनाव में उन्होंने फ्रंट पर रह करके लीड किया और फ्रंट पर उन्होंने सारी बातों को देश के सामने रखा है और देश ने उसको बहुत अच्छे से स्वीकारा भी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो कहने का उनका अर्थ ये था कि विपक्ष जो है वो पहले 3 फेजेस में उलझ गया इसी बात के लिए कि 400 पार करेंगे कि नहीं करेंगे। और दैट मीन्स उन्होंने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी हैज़ द पोटेंशियल टू क्रॉस 400 और वो हम लोगों ने इस बीच में पूरी ताकत लगा करके मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करने के नारे को हम साकार कर रहे हैं और हमने एक टारगेट रखा था, उस टारगेट की तरफ हम बढ़ चले हैं। नड्डा जी, मैं पूछना चाहूंगी कि विपक्ष में राहुल गांधी जी कहते हैं कि लिखवा कर ले लो, 150 से एक ऊपर नहीं। प्रियंका गांधी जी कहती हैं 180 के पार नहीं। 230 का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल ने दिया है। ये बातें सुनकर कभी आपके मन में कोई शक, कोई शुभा और बातें इस तरह की भी आती हैं कि भाई आरएसएस बाहर नहीं निकली, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बाहर नहीं निकला, ओवर कॉन्फिडेंस है कि 400 पार तो होने ही वाला है। इन सब का जमीन पर असर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये तीनों नाम जो आपने लिए, राहुल, प्रियंका, सोनिया और अरविंद केजरीवाल, इसमें राहुल, प्रियंका और केजरीवाल को सीरियसली कौन लेता है? कौन सीरियसली लेता है? दूसरी बात, ये तो साबित हो गई ना कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप बीजेपी के ही मार्क को तय कर रहे हो कि हमें कितना आएगा। तो यह बताता है कि आपके पास अपने सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने घर में कुछ भी नहीं है, अपने आपके घर में कोई वो नहीं है और दूसरों के घरों पर आप टिक्का टिप्पणी करने को लगे हुए हो। दूसरी बात, ये जमीन से डिस्कनेक्टेड लोग हैं, इनको जमीन से कोई कनेक्ट ही नहीं है, इनको जमीन समझ में ही नहीं आती है और हम इनके डिस्ट्रैक्टिव पॉलिटिक्स को जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उसमें हम उलझने वाले नहीं हैं। और इसीलिए इन 5 फेजेस में, और आज 6ठा फेज पूरा हो जाएगा शाम तक, इन 6 फेजेस में हम कहीं आगे निकल चुके, क्योंकि हम आपके जो डाइवर्ट करने वाले इश्यूज से भटकाने वाले जो आपकी पॉलिटिक्स थी उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, यानी हम उसके ट्रैप में नहीं आने वाले थे। हमने अपना काम करना था और इसलिए हम पूरी ताकत से लगे हुए थे। और ये बेचारे खुद ही मैथमेटिक्स में बड़े वीक हैं और 4 तारीख को आप भी होंगे, हम भी होंगे, देख लेंगे। एक का 230 का आंकड़ा है, एक का 130 का आंकड़ा है, आप भी होंगे, हम भी होंगे। समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई कहाँ है और ये कहाँ है। रही बात ये कि वर्कर नहीं निकला, ये भी नाविका जी मैं इसको क्लैरिफाई करूं कि वर्कर किसका नहीं निकला? कांग्रेस का नहीं निकला। बीजेपी का वर्कर कहां नहीं निकला? हम थे। फर्स्ट 2 फेजेस में जो लो पोलिंग हुई है वो हमारे कारण नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको इसका मैथमेटिक्स समझा देता हूं। लो पोलिंग वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां कंपटीशन था, टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस टीएमसी, इसलिए वहां पोलिंग हाई हो गई। यहां पोलिंग लो क्यों हुई? क्योंकि आपने औजार ही छोड़ दिए, आपने शस्त्र ही छोड़ दिए, आप लड़ने को आए ही नहीं, आप फील्ड में ही नहीं दिखे। ये सारा फर्स्ट फेज उठा करके आप देख लीजिए, कहां कांग्रेस आपको दिखी, कहां इंडिया अलायंस दिखा, कहां लड़ता हुआ दिखा।
इसलिए इनका वोटर नहीं आया और वो मान बैठा है कि बीजेपी 400 पार कर रही है, करना क्या अब रहा क्या, धरे का धरा। और ये कैडर को मोबिलाइज क्या करेंगे? जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग तो बीजेपी के में शामिल होने के लिए आतुर थे। आपने देखा हमारे कार्यालय में important personality is going to join today, an important personality, eminent personality is going to join today, डेट और उसकी श्रृंखला लगी हुई थी। तो इनका तो घर लूट रहा था। तो ये हमारे ऊपर टिप्पणी करें। अब ये तो यही कहूंगा कि अब जो बेशर्म होते हैं उनको मैं शर्म तो ला के दे नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं और कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना तो इनका काम था। इसलिए फर्स्ट 3 फेजेस में जो ये इन्होंने बहुत बड़ा विषय चलाने का प्रयास किया, लो टर्नआउट वाज बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, नॉट बिकॉज ऑफ बीजेपीज एब्सेंस। और आरएसएस, बीजेपी, ये सब लोग हमारे विचारधारा की दृष्टि से हम एक साथ काम करने वाले लोग हैं और पूरी ताकत से लग करके चुनाव को आगे बढ़ाया है। और इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, वेस्ट बंगाल, वहां पर कंपटीशन हुआ है। डीएमके में भी हमारे वोटिंग परसेंटेज, तमिलनाडु में भी ठीक रही, वहां वो लड़े हैं, जहां लड़े हैं वहां परसेंटेज बढ़ी है। तेलंगाना में भी लड़ाई हुई है, वहां भी परसेंटेज बढ़ी है। लेकिन जहां तुम लड़ोगे ही नहीं, तुमने अस्त्र शस्त्र सब रख दिए, तो करना क्या था? तो इसलिए ऐसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से हर फेज में जीते। और मैं आपको बता दूं, नाविका जी नोट कीजिएगा, फर्स्ट फेज के चुनाव 2019 के रिजल्ट्स और 2024 के रिजल्ट्स में, फर्स्ट फेज के चुनाव में ही हमारे को जो लास्ट रिजल्ट था उससे हमारा बेटर रिजल्ट होगा। नड्डा जी, आपने कहा जो बेशर्म है उनको मैं शर्म कहां से ला के दूं। यही बेशर्म लोग दिल्ली में जहां हम बैठे हैं वहां पर बीजेपी जीत नहीं पाती। और बीजेपी पिछली 2-3 बार से बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली में, वहां अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। और आप कह रहे हैं इनको सीरियसली कौन लेता है? आपके अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, बीजेपी की नहीं बनी। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी में एक ओवर कॉन्फिडेंस है, एक स्मगनेस आ गई है? ये लोग पूछ रहे हैं क्योंकि तीसरी बार सेंट्रल लेवल पे अगर आप सरकार बनाने की बात करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की बात कही जाती है। देखिए नाविका जी, मैंने बार बार कहा है, मीडिया हमेशा कहता है ये तो सेमीफाइनल आप जीत गए तो फाइनल जीतोगे। और मैं बार बार कहता हूं कि एवरी इलेक्शन इज अ डिफरेंट इलेक्शन। दीज आर स्टेट इलेक्शंस, दीज आर इलेक्शंस वेयर द सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट। हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव जीते, दिल्ली में वो चुनाव जीते, लेकिन दिल्ली में ही वो 2019 भी हारे, 2014 भी हारे। दिल्ली में ही लोकसभा में, हिमाचल में भी वो 2014 में हारे 4 आउट ऑफ 4, और वो लोकसभा में हारे। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। दोनों के इलेक्शन में अंतर होता है, इसलिए शर्म और बेशर्मी की बात मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, जब मोदी जी के नेतृत्व में देश का चुनाव कर रहा है। और उस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। जो आपने हिमाचल और इसकी बात कही, वहां भी मैं आपको एक वाक्य सिर्फ इतना कहूंगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। वो ठीक है, उन्होंने गलत तरीके से फॉल्स प्रोमिसेस दे करके हमारी भोली भाली जनता को बरगलाया है। नवंबर में ही होना है चुनाव दिल्ली का, आप भी यहां होंगे, मैं भी यहां होऊंगा, जवाब देंगे। तो फिर ये जो विपक्ष कहता है कि आप लोगों के ऊपर केसेस ठोकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते हैं, आप अपनी एजेंसियां उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ये साइंस ऑफ नर्वसनेस है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। कहां से कहा है? लाल किले के प्राचीर से, ऑन द रैम्पर्ट्स ऑफ लाल किला ऐलान किया है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, और गरीबों को का खून पसीने का पैसा जायर नहीं होने दूंगा, वो गरीबों को मिलेगा, उनको वो मिलेगा, उनके विकास के लिए लगेगा, ये उन्होंने कहा है। अब देखिए फर्क क्या है, वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में, मोदी जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो सारे घमंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचार को पनपाओ। और आप इतने ही दूध के धुले हैं तो मनीष सिसोदिया बाहर क्यों नहीं निकलता है, और तुम क्यों कंडीशनल निकले हो? तुम्हारे को कोई आप अरविंद केजरीवाल को कोई केस में रियायत दी गई है क्या?
कोई केस में रियायत नहीं दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रियायत नहीं दे सके हैं। तो क्या अर्थ बनता है? इसका अर्थ यह बनता है कि जो केसेस हैं वो सच्चे हैं। जो सीबीआई ईडी ने जो उन फाइल्स रखी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से निकल करके आया है, जो ऑब्जर्वेशंस रखी हैं, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है, उसको हाई कोर्ट ने पढ़ा है। और ये तो हर चौथे दिन बेल के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? हर हफ्ते जाते हैं और हर हफ्ते रिजेक्ट होती है। कितनी बार सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई, कितनी बार इसकी बेल रिजेक्ट हो गई, इसकी अपने अरविंद केजरीवाल की। और अभी भी तो सिर्फ ये चुनाव के लिए 1 तारीख को तो वापस जाना ही जाना है। तो कौन सा ये हमने थोड़ी ना चलाया है। आपके कर्म ऐसे हैं, अब मैं कुकर्म नहीं कहूंगा, आपके कर्म ऐसे हैं जो आपको जेल में ही आपकी जगह बनती है। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? लेकिन वो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन साल भर से अंदर पड़े जेल में है, क्यों नहीं बाहर निकलते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट बन गई है, आपने प्लांट किया था उसको, मारपीट कोई हुई नहीं। स्टोरी के 2 वर्जन्स हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस पर्सनली उनके एजेड पेरेंट्स के खिलाफ है, जो उनसे सवाल पूछना चाहती है, उनको समन करना चाहती है। क्या जवाब देंगे? पहली बात, नाविका जी, केजरीवाल बोल रहे हैं ना, केजरीवाल की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। घर में पिटाई हो जाती है और वो अपशब्द, और वो तो इनकी रिलीज टेप में ही निकल रहा है ना, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए। ये तो उनके घर में हो रहा है, तुम बाहर निकल जाओ, ये सारी चीजें, शब्द तो आप सुन ही रहे हैं सारी की सारी। तो ये महिलाओं का अपमान होता रहा। इनकी क्रेडिबिलिटी कहां रह गई है? ये डिस्क्रेडिटेड हैं जहां तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और ये झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। और देखिए, मैं स्वाति मालीवाल जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं। संस्कृति इनकी क्या है? क्या चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का उनके घर में नहीं पिटा है क्या? केस तो वापस ले लिया गया। वो तो कई कारण हो सकते हैं ना, लेकिन ऑब्जर्वेशंस क्या आई, एफआईआर क्या लॉन्च हुई? ये इस तरीके की घटना कैसे घट गई आपके घर में, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के? ये आपकी संस्कृति है, बुला करके पीटना, ये आपकी संस्कृति में है। और जब पकड़े जाओ तो डाइवर्ट कर दो, और डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है बीजेपी का एजेंट बना दो। पर उनके माता पिता के खिलाफ उनको समन करने की कोशिश उन्होंने खुद। अब देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन के एसआईटी कर रही है। एसआईटी कोई मेरे से कंसल्ट करती है या मुझे कुछ बताती हो, ऐसा तो है नहीं। एसआईटी के ऑब्जर्वेशंस होंगी, एसआईटी को कुछ लीड मिली होगी, एसआईटी ने वहां के टेप्स, बाकी सारी चीजें निकाली हैं, उसमें से कुछ उनको मिलता होगा, इसलिए उन्होंने उनको समन किया होगा। किसी को तंग करने के लिए तो समन नहीं करता है। और इतना तो कम से कम वो भी ह्यूमन बीइंग है। आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शन करने में ह्यूमन एंगल तो रखना ही पड़ता है। मजबूरन आया होगा, इसलिए उनको समन किया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि आपने भ्रष्टाचार की बात कही, जिन पर आप खुद आरोप लगाते थे, अजीत पवार हों, अशोक चौहान हों, वो आपकी पार्टी में आते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइनिंग बीजेपी टुडे। तो आपको नहीं लगता कि ये हिपोक्रिटिकल है जो आप उनके खिलाफ मोर्चा चलाते थे? नहीं, हिपोक्रिटिकल नहीं है। उनके साथ हमने केस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पर ले लिया उनको। हाँ, बिल्कुल। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बट यू हैव नो प्रॉब्लम इन एसोसिएटिंग विद पीपल हु हैव केसेस अगेंस्ट देम एंड हु यू हैव कॉल्ड चक्की पीसिंग। मेरा फिर कहना है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई केस साबित ना हो, हम उनको आरोपित कर सकते हैं, लेकिन हम उनको कन्विक्ट के रूप में नहीं देख सकते। और तो फिर अरविंद केजरीवाल को कन्विक्शन नहीं हुई है, हाँ, कन्विक्ट की तरह क्यों देखते लेकिन हैं? जेल में है ना, जेल पहुंचने लायक स्थिति तो हो गई। वो उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ किया, एविडेंसेस के साथ। इन लोगों के बारे में कोई इस तरीके की बातचीत नहीं कि इन्होंने एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ किया है। लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, और लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स में जो भी उनके साथ फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आप एक इस तरह का
बना रहे हैं पूरा बीजेपी में सिचुएशन, जहां सेंट्रली कंट्रोल्ड रहेंगे सारे स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। राजस्थान में हमने देखा बड़े लीडर्स थे, वसुंधरा राजे वगैरह, उनको हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, जबकि जीत बीजेपी की हुई थी, लाडली बहना के बेसिस पर हुई थी। लोगों का ये कहना है कि क्या लीडरशिप को कहीं ना कहीं वीकन किया जा रहा है स्टेट्स में, ताकि बीजेपी सेंटर से कंट्रोल कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो आप समझिए, जहां तक स्टेट्स का सवाल है, सभी लीडर्स को जितना मौका विकास स्टेट का करने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी के विकास के लिए उसका स्कोप दिया जाता है, और वो सब लोगों ने अपने अपने बखूबी किया है। हमारे यहाँ पार्टी हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में सोचती है। शिवराज सिंह जी ने 15 साल राज किया, वसुंधरा जी ने 2 टर्म बतौर चीफ मिनिस्टर, 2 टर्म बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में। दे आर सीनियर लीडर्स। नाउ देयर वी कैन नॉट हैव ए स्टैग्नेशन। हमेशा इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। न्यू लीडरशिप हैज टू कम, न्यू लीडरशिप हैज टू ग्रो, और उनको हम लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब वसुंधरा जी को हम लोगों ने बैठा दिया, ऐसा नहीं। हमने शिवराज जी का उपयोग नहीं किया, ऐसा नहीं। हमने सबको सम्मान दे करके, रमन सिंह जी आज नई भूमिका में अदा कर रहे हैं। वो वहाँ पर छत्तीसगढ़ की को एक तरीके से एक पेरेंटली एटीट्यूड के साथ उस छत्तीसगढ़ सरकार को मैच्योर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य स्टेट को वीकन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य स्टेट को स्ट्रेंथन करना है। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा हो और हर एक को काम समय समय पर जिस तरीके से मिलना चाहिए वो मिलेगा। उसी तरीके से शिवराज सिंह है। अब शिवराज सिंह जी को अगर हमने मध्य प्रदेश से की जिम्मेवारी से मुक्त किया और उनको, तो हम उनको नई जिम्मेवारी में लाएंगे। आज वो स्टार कैंपेनर के रूप में सारे देश में घूमे कि नहीं घूमे? आज उनको सब जगह हम लोगों ने उपयोग किया कि नहीं किया? वसुंधरा राजे को भी हम लोगों ने उपयोग किया। जहां हम कर सकते थे वहां हमने उपयोग किया। कुछ उनके व्यक्तिगत कारण थे, कहीं पूजा थी, कहीं कुछ था, इस कारण से वो नहीं आ पाई। कई स्थानों पर उनका आना नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी मैंने और वसुंधरा जी ने एक साथ रैली को शेयर किया, अटेंड किया, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से। और अरविंद केजरीवाल जो योगी जी के बारे में कहते हैं, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को दूसरे के घरों में घुसने की आदत है और दूसरों के घरों के बारे में ज्यादा चिंता करने की आदत है। समय आ गया है कि अपने घर की चिंता करो। आपके घर में महिलाएं सेफ नहीं है, आपके घर में आपको लोग छोड़ के क्यों चले गए, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने उनको, जो उनके लिए बेट करते थे कभी, वो उनको छोड़ करके चले गए। तो यह बताता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के में सब कुछ ठीक है। और इसलिए कोई योगी जी की इस तरीके से वो चिंता न करे। योगी जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के एक सफल मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी काम किया है। विकास के दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज वो अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। इसलिए योगी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सभी मुख्यमंत्रियों को रहता है और सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह भी समय समय पर दी जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 4 जून को होगा, एक थी बीजेपी, यूपी में एक नई फिल्म रिलीज होगी। वो ठीक है ना, बात यह है कि ये लोग फिल्मों में बात करते हैं। मैं एक ही बात कह दूंगा कि 2017 में 2 एक्टर मिलकर के एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो फ्लॉप गई थी, और फिर उसके बाद वो 2024 में फिर से मिल रहे हैं और 2024 में मिल करके वो एक नई फिल्म बना रहे हैं। तो फ्लॉप कौन हुए? फ्लॉप वो हुए थे। अब 2 शहजादे फिर से फ्लॉप होंगे और इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है? जरूर देखें। नड्डा जी, आप बिहार में काफी समय रहे हैं और बिहार में आपकी रुचि रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जमीन पर बहुत क्राउड्स और बहुत एंथ्यूज कर रहे हैं लोगों को। पिछली बार आपके 39 आउट ऑफ 40 सीट्स आई थी बिहार में।
इस बार मुकाबले की टक्कर है और आपका जो ये कभी हाँ कभी ना नीतीश कुमार के साथ चलता रहता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बिहार में इस वक्त लो है। तेजस्वी को इसका फायदा होगा क्योंकि युवा नेता भी हैं और कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दिया गया है। क्या जवाब देंगे? सच्चाई ये है कि वो जमीन से बहुत दूर है और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड फिर से वही उसको वो रिकॉर्ड कायम रख रही है। कोई फर्क नहीं आने वाला है। 39। हाँ बिल्कुल। और तेजस्वी भी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तो अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं इस लोकसभा में। वो ये लोकसभा लड़ ही नहीं रहे हैं। उनको मालूम है कि उनको लोकसभा में साफ होना है। उनके जात भाई भी, वह भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र को लेकर के मोदी जी के साथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में स्वीप कर रही है। वह तो अपने काडर को बचाने के लिए लगे हुए हैं ताकि वो विधानसभा का लड़ा ठीक से चुनाव लड़ सके। और ये जो आप भीड़ बोल रहे हैं ना, ये अखिलेश का भी आपको भी स्टाइल ऑफ ऑपरेशन। ये लोग एक दो सभाएं क्यों करते हैं? मोदी जी की तरह 10-10 सभाएं 4-4 सभाएं क्यों नहीं करते? हम लोगों की तरह 3-3 सभाएं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये साथ में क्राउड लेके जाते हैं। वही क्राउड है आज यहां पर, वो सारे के ये इनके ही फंक्शन में अनरूली क्राउड क्यों होता है? क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि मैनेज नहीं हो रहा है। संख्या जो अगर आप देखेंगे, ऑप्टिक्स देखेंगे तो 50 फीट के पीछे कोई नहीं है। 50-60 फीट के पीछे वो सारे के सारे मंच पर ही आपको दिखते हैं। तो ये इनका ऑप्टिक्स माइंड गेम्स है। माइंड गेम्स है ये इनका आपका माइंड गेम है 400 पार, उनका माइंड गेम है। हमारा माइंड गेम नहीं है, हमारी रियलिटी है। हमारी रियलिटी है नाविका जी। हम उस तरीके से, मैंने आपने मेरे से ज्यादा देश का नक्शा खींच करके बोला। मैंने उसमें आपको बताया कि किस तरीके से हम 400 पार कर रहे हैं। तो मतलब विपक्ष में माइंड गेम्स खेलने की हिम्मत तो है, ताकत तो है, बिल्कुल खत्म नहीं है। नहीं, खत्म तो है, लेकिन वो माइंड गेम ही खेलते रहे जिंदगी भर। उन्होंने, देखिए, कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, माइंड गेम पर ही तो किया उन्होंने। अब बीजेपी ने उनको खोखला साबित कर दिया है, इसलिए उनका माइंड गेम चल नहीं रहा है। मिसेस गांधी का 1971 का गरीबी हटाओ नारा और आज का प्रियंका गांधी का बेरोजगारी और गरीबी की बात करना, कहां फर्क है? खटाखट पैसे जाएंगे। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं तो एम्पावरमेंट। हाँ, तो ये किसने सिखाया खटाखट पैसे जाएंगे? क्यों? मोदी जी ने बताया कि डीबीटी होती है एक चीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है एक चीज। तुम्हारे पिता ने तो ये बोल दिया कि 100 रुपए भेजता हूं तो 75 तो रास्ते में खर्च हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। ये तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है। तो माइंड गेम कहां है नाविका जी? ये तो माइंड गेम ही खेलते रहे। इन्होंने काम कहां किया धरती पर? अब बीजेपी ने काम करके, मोदी जी ने हर एक स्कीम को सैचुरेशन पॉइंट तक लाने के लिए गांव-गांव तक भारत सरकार के अधिकारियों को पहुंचाया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि नहीं हुआ? For the first time in the history of government of India and in the history of the political history of India, that these schemes saturation point पे पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स गांव तक और पंचायत तक पहुंचे। आपने कब किया? तो अब आपके पास रहा कि आप तो माइंड गेम चलाते थे। हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 57,000 करोड़ रुपए देके छुट्टी पा जाते थे और किसानों के ऊपर कंडीशनें लगा देते थे और कंडीशन लगाने के कारण जो 1/3 से भी नीचे किसान बच जाते थे उनका कर्जा माफ होता था और एक बार कर्जा माफ करके छुट्टी पा जाते थे। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में एवरी 4th मंथ 2,000 रुपीज पहुंचाने का काम किया है। दिस इज क्रेडिबिलिटी, दिस इज लास्ट माइल। अगर आपका गवर्नेंस, दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स ऑफ द कंट्री। अगर आपका गवर्नेंस का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है और लोगों के पास सारे फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट पहुंच रहे हैं,
तो फिर विपक्ष का कहना है कि पोलराइजेशन की क्या जरूरत है। अगर मंगलसूत्र की बात की जाती है, कहा जाता है कि भैंसें छिन जाएंगी आपकी, जब कहा जाता है कि टोटी चोरी हो गई, इस रास्ते इस चुनाव को ले जाना क्यों है? और पोलराइजेशन जो कहा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हो रही है, एक तरह से हिंदू मुस्लिम करना इस चुनाव का क्यों जरूरी हो गया बीजेपी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी स्कीम्स चलाई, वह स्कीम्स एक प्रिंसिपल पर चली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कोई भी स्कीम ने मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर किया, विमेन को एम्पावर किया, यूथ को एम्पावर किया, किसान को एम्पावर किया, हैव नॉट्स को एम्पावर किया, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर किया। इसमें बहुत बड़ा शेयर हमारे माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स को इसका साथ मिला। 10 साल में मोदी जी ने कभी भी हम मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, कभी एक वाक्य नहीं कहा हमने मुस्लिम्स को इतना कुछ दिया, कभी एक वाक्य नहीं कहा। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट में सेकुलरिज्म को रियल शब्दों में, लेटर और स्पिरिट में मोदी जी ने 10 साल इंप्लीमेंट किया, 10 इयर्स। और भारत की पॉलिटी में स्पेशल ट्रीटमेंट टू नन, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, इसको लेटर और स्पिरिट में किया। और सेकुलरिज्म को उन्होंने रियल स्पिरिट में फॉलो करके इस भारत की पॉलिटी को एक लाने का काम किया। ये कांग्रेस के पार्टी जो डिवाइड एंड रूल के आधार और बुनियाद पर खड़ी है, फूट डालो और राज करो, इसने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में लिखा कि स्पेशल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू माइनॉरिटीज एंड स्पेशल provisions will be made for recruitments and even in ad hoc jobs. अब उनके लिए माइनॉरिटी कौन है? उनके लिए माइनॉरिटी मुस्लिम है। लेट इट बी वेरी क्लियर। मनमोहन सिंह एज चीफ मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में बोल चुके हैं, द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज ऑफ मुस्लिम्स। मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीइटरेट करके कहा कि दे आर डिप्राइव्ड, दे शुड गेट द फर्स्ट राइट। इसलिए उनके लिए माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी साफ कहा कि हम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देंगे, तो उनकी प्रायोरिटी में मुस्लिम्स ही आता है। जब सीएए लागू हुआ तो उनको क्रिश्चियंस नहीं दिखे, पारसी नहीं दिखे, जैन नहीं दिखा, उनको हिंदूज नहीं दिखे, सिख्स नहीं दिखे, उनको मुस्लिम दिखा, जबकि रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक देशों में हो रहा था। तो उनके लिए नियर एंड डियर है मुस्लिम। अब जब आपका ये विशियस डिजाइन हो और एक तपस्वी मोदी जी 10 साल तपस्या करके हर मुस्लिम भाई को ऊपर उठाने का काम कर रहे हो, हर देशवासी को ऊपर उठाने का काम कर रहे हो, और फिर तुम इस भारत की पॉलिटी को डिवाइड करने के लिए हथौड़ा मारते हो या एक्स मारते हो, तो हमको मुस्लिम का जो विशियस डिजाइन है उसको बोलना पड़ेगा और हमें माइनॉरिटी बोलना पड़ेगा। जब हम माइनॉरिटी बोलते हैं तो उसमें मुस्लिम शब्द आता ही है। घुसपैठिया वो वही है। ममता को आज कौन पसंद आ रहा है? ममता इज नॉट द स्पोक्समैन ऑफ पीपल ऑफ बंगाल, शी इज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स। As a serious charge which I'm charging on her. She is not the spokesperson of the people of Bengal. She is spokesperson of the infiltrators. उनको that's a very big charge. Yes, it's a on charge. a chief minister. Yes. उनको पोषित करना, उनको स्थापित करना, उनको संभाल के रखना, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स बनाना, उनको वोटर्स लिस्ट में डालना, उनको राशन कार्ड देना, उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज देना, ये कौन कर रहा है? अब मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा, महबूबा ममता या क्या नाम बोलते हैं उसको, मोहतरमा ममता, ये शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उनका यही काम है। ये तो देशद्रोहियों को ही मदद कर रहे हैं। और मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, यह शाहजहां शेख का किस्सा, 5 फरवरी को घटना घटती है और 18 अप्रैल को सीबीआई अरेस्ट करती है। इसके बीच में स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही थी? वो कह रहे हैं ये फैब्रिकेटेड केस है। यही तो बात है। फैब्रिकेटेड केस में बम मिल जाए, औजार मिल जाए, एनआईए को आना पड़ जाए। आपने प्लांट किए हैं, ये उनका चार्ज। ऐसा है। मैं फिर कहता हूं, ये सब लोग
कौन दोषी, कौन मुजरिम बोलता है कि मैं दोषी हूं? किस मुजरिम ने आज दिन तक बोला है? लेकिन द कभी मर्डरर बोलता है कि मैंने मर्डर किया है? कभी बोलता है? वो तो हमेशा बोलता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। नहीं तो कॉन्वर्स भी तो पूछा जा सकता है कि अपने सिवाय आपको हर किसी में खोट नजर आता है। मुझे, हमारी पार्टी को नहीं भाई, हमें खोट नहीं नजर आता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आता है, हाई कोर्ट को आता है। वो आपके हैं? नहीं नहीं, कलकत्ता का हाई कोर्ट हमारा है क्या? उन्होंने कहा है हाई कोर्ट का जो ओबीसी पर वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा है बीजेपी का ऑर्डर है। इन लोगों की बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जो उनके साथ नहीं है वह बीजेपी का है। ये क्या मतलब है? कहां ले जा रहे हो देश को? दिल्ली का चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम याद नहीं आता, और हार जाओ तो ईवीएम याद आएगा। राजस्थान का चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम याद नहीं आता, और जब हार जाओगे तो ईवीएम के पर प्रश्न खड़ा करते हो। तुम इंस्टीट्यूशंस को बदनाम कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नेशन को वीक कर रहे हैं। दे आर वीकनिंग द नेशन, और नेशन के इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं, मैं इसका हिंदी में कहते हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़। जिसे नाचना नहीं आता वो आंगन को टेढ़ा बताती है। और उसी तरीके से ए बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। पर ये सारे बैड क्राफ्ट्समैन नहीं है, ये अपने अपने हिस्से में जीत दर्ज कराकर आए हुए लोग हैं। हाँ ठीक है ना, आए थे, आगे नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी। काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। नहीं, पर अब हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी, चुनाव नहीं हुआ करेंगे, ये विपक्ष का कहना है। ये यही तो मैं बोल रहा हूं कि डरा करके वोट लो, संविधान की धज्जियां तुम उड़ाओ। ये राहुल गांधी ने अपने मनमोहन सिंह की कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को फाड़ा कि नहीं फाड़ा? आपकी मीडिया में ग्लेयरिंग आपने इसको दिखाया कि नहीं दिखाया? संविधान को किसने हॉस्टेज बनाया? संविधान को किसने अपने हाथ में लिया? ये लोग संविधान की दुहाई दें। जो लोग, कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है शाहबानू के खिलाफ, है, आप संविधान बदल देते हो। कोर्ट का फैसला मिसेस गांधी के खिलाफ आता है इलेक्शन में, आप संविधान बदल देते हो। आप संविधान की दुहाई दे रहे हो जिसका इतिहास भरा पड़ा है, इमरजेंसी लगा देते हो। आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हो जिसका इतिहास भरा पड़ा है। प्रजातंत्र का गला घोटने में आपने कभी कसर नहीं छोड़ी। आपके पूज्य पिताजी ने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगाने की कोशिश की, वो तो विपक्ष मजबूत था जिसने उस लड़ाई को मीडिया के साथ मिलकर के लड़ा। वो कहते हैं अब प्रेस तो अब फ्री नहीं है क्योंकि डिक्टेशन यहां से आती है। एक और बच्चा होता है ना जी, हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो कोई जो बड़े लाडले बच्चे होते थे ना, वो बैटिंग के लिए जाते थे, तो जब हार जाते थे तो गेम रुकवा देते थे, बैट लेके भाग जाते थे। ऐसे लोग हैं ये लाडले। इन्होंने कभी फैक्चुअली ये जीवन में सच्चाई से कभी इनका सामना ही नहीं हुआ है। ये उनके कभी सामने आ नहीं पाए, इसलिए इनको कोई सच्चाई से इनका कोई दूर दूर का रिश्ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा ये है कि आपके सरकार में, आपकी पार्टी में एक अनडिक्लेयर्ड रूल है कि 75 साल के बाद आप पॉलिटिक्स में नहीं रहते या अपना पद छोड़ देते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इसको फॉलो करेंगे? आज उन्हें क्या जवाब देंगे? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उनकी तकलीफ बताता है हमारी मजबूती है। मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे ये 2019 का चुनाव लड़ेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे, और 2000, नोट माय वर्ड्स, एज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी आई एम सेइंग, एंड आई वाज द फर्स्ट टू ट्वीट एट दैट वेरी पॉइंट, 2029 का चुनाव भी हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2029 का भी बहुत दूर की आपने सोची हुई है। बिल्कुल। तो फिर पार्टी 2 दिन ईवीएम में मोदी चिप घुसा हुआ है, आपके ऊपर यही इल्जाम आएगा? नहीं, क्यों? वो कहते हैं कि ईवीएम आपने फिक्स किए हुए हैं, तो आपको इसलिए पहले से ही रिजल्ट पता है। ईवीएम के बारे में कहानी बता दी। आप तेलंगाना में आप ईवीएम पर प्रश्न नहीं करते हो, जब वहां आपका चीफ मिनिस्टर बनता है तब आप प्रश्न नहीं करते हो, और जब दूसरे चुनाव जीतते हैं तो आप प्रश्न करते हो, और इंस्टीट्यूशन पर आप उंगलियां उठाते हो। चीफ मिनिस्टर में शायद आप रियायत दे देते हो, चलो बन लो। देखिए नाविका जी, इस तरीके से, और मैं एक बात और कहूंगा, मीडिया इसमें मेरा साथ दे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि बीजेपी के
निवेदन पर 10 कंट्रीज से 18 पार्टीज एंड 23 रिप्रेजेंटेटिव्स लीडर्स सिर्फ भारत के इलेक्शन को विटनेस करने के लिए आए, नो बीजेपी के तहत। यानी दुनिया भारत के इलेक्शन को, प्रजातंत्र के त्योहार को किस दृष्टि से देख रही है, दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज किस दृष्टि से देख रही है। और मैं चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम जरा इसको स्टडी भी करें और इनकी एक्टिविटीज को। ये दुनिया का अजूबा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस त्योहार को मनाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस त्योहार को अंजाम देता है। वी शुड रिस्पेक्ट। कोई इलेक्शन कमीशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो रिप्रेजेंटेशन और मेमोरेंडम लेकर के हर तीसरे दिन जाते हैं। वो जरूरी थोड़ी ना कि मेरी बात मानता हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप जजमेंट सुनिए, आप जजमेंट्स देखिए, आप डिसीजंस देखिए, आप उनका रोबस्ट सिस्टम देखिए। दुनिया एडमायर करती है, दुनिया एडमायर करती है। नहीं, बहुत सवाल खड़े करे जाते हैं। इसीलिए मंगलसूत्र वाली बात पर इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी, मोदी जी को नहीं दी, जिन्होंने बोला आपको दी और आपने जस्टिफाई किया। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, पार्टी के प्रेसिडेंट को ही आएगा। हमारे मैनिफेस्टो की कोई बातचीत आती है, हमारे नेता के द्वारा कोई बातचीत कही जाती है, तो पार्टी के प्रेसिडेंट को ही आता है। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल जवाब भेजा है, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन के साथ भेजा है उनको जवाब। लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डर गया, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं भेजा। नहीं, ये देखिए ना, मैं फिर बताता हूं, आज तुमने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं, आज तुमने नीला कपड़ा क्यों पहना, ये इससे कोई वो चलता है, हर एक कुछ तुम्हारे अनुसार ही चलेगा क्या? पार्टी के प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने मोदी जी के स्पीच को उन्होंने उद्धृत किया है, उसको उन्होंने कोट एंड कोट रखा है हमारे सामने, हमने उसका जवाब दिया है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और जब अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स की कमिटी बदल दी जाती है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी विश्वास नहीं करते? क्योंकि अब आपने प्रधानमंत्री, एक मंत्री और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रखा है। चीफ जस्टिस के वहां होने से अगर ट्रांसपेरेंसी और एक सर्टन फेथ उजागर होता है, तो इससे बीजेपी ने किनारा क्यों किया? कोई किनारा नहीं किया है। बदलते दौर में हमेशा हर एक चीज नए नए दृष्टि से देखी जाती है और नए नए तरीके नई दृष्टि से तो यही हुआ कि रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया जो भी रहेगी, आज से लेकर अनंत काल तक जो भी रहेगा, उनके हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंटली सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और हम उसी तरीके से। बट इफ दैट कमिटी हैज 2 people फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउ इज इट गोइंग टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट is the question asked by people, because this is supposed to be an unbiased body which will uphold the democratic principles of this country. Agreed. At the same time, we have to also understand that government functions in a way which we have to see that in coming times things remain in the right direction. But what if somebody else comes and misuses it, even if you assure people that you will not? We will see to it. We as a democratic institution will see what we can do. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये भी कि नड्डा जी 2014 में राजनाथ सिंह जी बीजेपी अध्यक्ष थे, फिर 2019 में अमित शाह जी थे, इस बार आप हैं। आपके ऊपर कोई दबाव, क्योंकि 2 बार चुनाव में विक्ट्री मिली है, अब हैट्रिक आपको डिलीवर करना है, आपके ऊपर कोई पर्सनल दबाव? नहीं, कोई पर्सनल दबाव नहीं है। वैसी सच्चाई है कि मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व क्षमता के कारण हम तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसलिए हैट्रिक तो लग ही रही है। लेकिन दूसरी बात, मेरे कार्य करने का और हमारे पार्टी में सब लोगों के कार्य करने का तरीका कैसा है, दैट अध्यक्ष प्रिसाइड्स, प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स, द पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड्स। तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, सो इट इज नॉट मी इंडिविजुअली। हम सब लोग मिलकर के फैसला करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर आई? प्रो इनकम्बेंसी नजर आई। आप लाखों 10 सालों के बाद भी 10 सालों के बाद भी, यही तो मैं बोल रहा हूं। आप लाखों लोगों के मुंह से सुन सकते हैं, मोदी मेरा बेटा, उसको हम आशीर्वाद देंगे, मोदी ने हमारे परिवार का कल्याण कर दिया, हम उसको आशीर्वाद देंगे, और सब तो झूठे हैं, मोदी ही है जो देश को बचाएगा।
बहुत से लोग ये कहते हैं, सुनते हुए मिलते हैं कि राम मंदिर हमको देखने को मिल गया और मोदी ही है जो सब कुछ कर रहे हैं। राम मंदिर अगर अप्रैल में होता तो ज्यादा असर होता चुनाव पे? हमारे लिए नाविका जी ये आस्था का विषय है, वोट का विषय नहीं है। ये भारत की विरासत, भारत की संस्कृति की रक्षा का विषय है और हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। और इसलिए हम चुनाव आयोग के डेट के अनुसार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। हम ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, पवित्र क्या है, पुण्य क्या है और पवित्र घड़ी कौन सी है, उसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जो विपक्ष वहां नहीं गया, कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा को थोड़ा कम हाँकने की कोशिश हुई ताकि इस देश में राम लहर ना उठे। क्या वो इसमें सक्सेसफुल हुए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देश भी जानता है कि वो राम विरोधी है, वो भारत की संस्कृति विरोधी है, वो भारत की विरासत के विरोधी है। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। बोलिए, सोनिया गांधी जी ने यूपीए के टाइम में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का विड्रॉ भी कर लिया। राम का विड्रॉ तो इसलिए किया क्योंकि हम लोगों ने आवाज़ उठाई ना। राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कपिल सिब्बल ने बोला था कि राम जन्मभूमि के विषय को लटकाओ, नहीं तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये राम विरोधी हैं, इनको वो वोट की दृष्टि से दिखता था, इससे ज़्यादा नहीं दिखता। ये भारत की संस्कृति के विरोधी हैं। इनके एक पार्टनर ने बोल दिया सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन HIV है। सोनिया गांधी केप्ट साइलेंट, राहुल गांधी केप्ट साइलेंट, प्रियंका केप्ट साइलेंट, खरगे केप्ट साइलेंट। व्हाट डज दिस मीन? ये भारत की संस्कृति के विरोधी हैं, ये उसके विरासत के विरोधी हैं। ये किस मुंह से जाते? वो तो न्यास ने उनको निमंत्रण दिया था, घर गए थे निमंत्रण देने के लिए। लेकिन आपका किया हुआ, आपका पाप, आपका जिसे कहते हैं जो आपकी करनी है, जो आपके बैकग्राउंड में है, वो आपको आने से रोकता है। मैं आपके साथ अंत में एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूं। अगर आप संक्षेप में डिस्क्राइब करें इन लोगों को, राहुल गांधी के लिए आप क्या कहें? मैं ये कहूँगा सिर्फ कि वो एक गलत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल? वो जैसी करनी वैसी भरनी। ममता बनर्जी? आने वाला समय अच्छा नहीं है। आप तो बिल्कुल भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं कर्मों को देख करके बात करता हूँ। अखिलेश यादव? हो गया जितना होना था। MK स्टालिन? आई थिंक द सेम, टाइम इज ओवर। सबका टाइम ओवर है। नाविका जी, क्या है कि बहता पानी होना चाहिए राजनीति में। स्टैग्नेंट होने से आप रुक जाते हैं। ये साइंटिफिक है। ये स्टैग्नेंट हो गए हैं, 1960 के विषयों को लेकर के चले हुए हैं। तो कास्ट सेंसस 1960 का विषय है, आप कास्ट सेंसस नहीं चाहते? हम कास्ट सेंसस के हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन कास्ट सेंसस के साथ साथ बहुत से विषय हैं जिसके बारे में देश को बुनियादी तौर पर सोचने की जरूरत है। आप कोई सेगमेंट्स में नहीं सोच सकते, आप कोई पार्टीशन करके नहीं सोच सकते। आपको सारी चीज़ों को एक होलिस्टिक अप्रोच में, एक कोहेसिव अप्रोच में सोचने की जरूरत है। POK लेके रहेंगे? ये तो भारत सरकार तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने तो सियाचिन तक का अपना दावा रखा हुआ है। और योगी आदित्यनाथ ने तो 6 महीने की डेडलाइन दे दी है। तो हमारे वो एक वरिष्ठ नेता हैं और अग्रेसिव नेता भी हैं, तो पार्टी के अंदर अग्रेशन भी होता ही है। तो नड्डा जी, फिर से पूछूंगी, आज अगर आपको 4 जून की भविष्यवाणी करनी हो? 400 पार। वो तो NDA है, बीजेपी का एक नंबर। 370 प्लस। 370 प्लस? थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं टारगेट नहीं, देखिए, आज छठे टर्म में बहुत कुछ पूरा हो जाएगा और 7वें में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वेल, ऑन दैट नोट, कम से कम आपके कॉन्फिडेंस को सलाम नड्डा जी। लेकिन 4 जून को फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और इसी पे समीक्षा करेंगे कि कौन कहां पार और किसकी भविष्यवाणी हुई सच।
Thank you very much for joining me on Frankly Speaking. थैंक यू वेरी मच।